हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आइए यूनिक पब्लिकेशन के इस मंच से अपने आप को इतना सशक्त, इतनी ऊर्जावान बना लें कि प्रश्न का प्रकृति चाहे जैसा भी हो, वह आपके दायरे का बाहर नहीं, वो आपके रेंज के अंदर हो। और ये तभी आप हासिल कर पाएंगे जब आप पुस्तक को अपना परम मित्र बनाएंगे। क्योंकि पुस्तक तो एक तो आपको सही जानकारी देता है, प्रश्नों का विश्लेषणात्मक उत्तर देता है, और सबसे महत्वपूर्ण सोने पे सुहागा कि आपके सामने उसके हर विकल्प का लाइव डिस्कशन उपलब्ध है। आपको ज्ञात है कि 100 बार पढ़ा हुआ और 1 बार सुना हुआ दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो सुनकर भी याद हो जाएगी, पढ़कर तो याद आप करते ही रहे हैं। तो आज आप लोग को किसका पढ़ाना है? आपके सामने देखिए 8/4/2024 के जो प्रश्न हैं उसके बारे में, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं इसके कश्यप क्या पढ़ाता हूं, तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में। और इसका प्रश्न की शुरुआत किससे होती है? तो 71 नंबर से शुरुआत होती है। इस पब्लिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? यूनिक पब्लिकेशन आपके लिए प्रश्नों का वो महत्वपूर्ण पिटारा को बड़े ही संजो करके और उसको आधार बनाकर मॉडर्न सेट आपके सामने मॉडल सेट रखता है, जहां प्रीवियस ईयर के माध्यम से परीक्षा के प्रश्न की प्रकृति और मॉडल सेट के माध्यम से अपनी ब्रीफ नॉलेज को और ब्रीफ करने का अवसर मिलता है। आइए हम लोग किस संधि द्वारा अमेरिका के स्वतंत्रता को इसी प्रश्न विश्लेषण करें। कहता है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का नहीं, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किससे होता है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध शुरुआत होती है किससे? इंग्लैंड से, यूके से। ये स्वतंत्रता संग्राम किससे होता है? तो यूके से होता है, इंग्लैंड से। और आपको पता है कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई 1776 मनाता है। अमेरिकी अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई 1776। इसी दिन से उसकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। वाकई में स्वतंत्रता जो उसको मिलता है वो उसको मिलता कब है? जब इंग्लैंड मान लिया कि वह एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट, एक जो है सो इंडिपेंडेंट देश से वहां का नागरिक को लिबर्टी प्राप्त है। तो वो होता है कब? 3 सितंबर 1987, 1787, 3 दिसंबर 1787। और उसके बाद अमेरिका ने अपना संविधान बनाया और वो संविधान मार्च 1789 में लागू हुआ। अब यहां पर देखिए वो संधि क्या है? बिलफ्रीका की संधि कोई है ही नहीं, सेब्रे की संधि है। ये संधि है 1919, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये संधि हुई है मित्र राष्ट्र और तुर्की के बीच, मित्र राष्ट्र और तुर्की के बीच ये संधि हुई है। ये है पेरिस की संधि। पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस तारीख को होती है? तो 4 जुलाई 1776 से। किस देश के साथ होती है? तो इंग्लैंड से होती है। उसको स्वतंत्रता कब प्राप्त होती है? तो 3 सितंबर 1987 को प्राप्त होती है। वो कौन सी संधि थी? तो पेरिस की संधि थी। सेब्रे की संधि किसके साथ? तो मित्र राष्ट्र और तुर्की के साथ। अब देखो पहला प्रश्न पर ही पहला गेंद आपके सामने आया तो आप 5 रन कितने सलीके से एक नो बॉल और चौका मार दिए, है ना। हर एक प्रश्न का एक्स्ट्रा नॉलेज उपलब्ध है। आइए प्रश्न, रबर बागान प्रसिद्ध है, रबर सबसे ज्यादा किस देश में होता है? रबर कैसा जलवायु का है? देखिए रबर उष्ण कटिबंध जलवायु का है। रबर के लिए 200 सेंटीमीटर
200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसके लिए लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। भारत में रबर कहाँ होता है? देखिए, भारत में नंबर 1 पर होता है केरल, और विश्व में कौन नंबर 1 पर है? मलेशिया। नंबर 2 पर है ब्राजील, नंबर 2 पर, और अमेरिका। अमेरिका तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में पड़ता ही नहीं है। ऐसे अमेरिका में जो है कपास प्रचुर मात्रा में, ठीक है। वैसे नंबर 1 तो वहां भी नहीं है, नंबर 1 जो है सो चीन है, नंबर 1 चीन है। श्रीलंका में देखिए प्रचुर मात्रा में चाय, ठीक है, वहां भी चाय नंबर 1 में नहीं है, नंबर 1 वहां भी जो है चीन है। नंबर 2 भारत है। देखिए चलिए, वहां चाय का महत्वपूर्ण उत्पादक है, कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र होता है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी, लेबर पार्टी मतलब क्या हुआ? मजदूर की पार्टी। लेबर पार्टी मतलब क्या हुआ? लेबर पार्टी मतलब है मजदूर की पार्टी। अब कहता है लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और किसने किया? उद्योगपति करेगा मजदूर के लिए पार्टी गठन? नहीं। युवा छात्र उसको पढ़ना है तो वह मजदूर पार्टी का क्यों करा? किसान बचा के, और ट्रेड यूनियनिस्ट। प्रश्न दूसरा तो ये आया, गठन कब हुआ? ये गठन जो है, पार्टी बनी 1906 में, पार्टी बनी 1906 ईस्वी में, पार्टी बनी लेबर पार्टी। और आपको पता है जब लेबर पार्टी का ही सत्ता था, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, तब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब वर्तमान में अभी भी इंग्लैंड में जो सरकार है वो लेबर पार्टी की ही सरकार है। वर्तमान में भी इंग्लैंड में लेबर पार्टी की ही सरकार है। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर किस राजनेता के घर में नजरबंदी का सामना करना पड़ा? अब द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में चाहते थे सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी की उपाधि किसने दिया? हिटलर ने। इन्हें नेताजी की उपाधि किसने दिया? तो नेताजी की उपाधि हिटलर, हिटलर के द्वारा इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जब विश्व युद्ध शुरू हो गई है तो इंग्लैंड को जर्मनी से लड़ना है, इंग्लैंड को ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ना है, तो क्यों न इसी समय हम अपने देश में आंदोलन करें, ताकि इंग्लैंड के पास सैन्य शक्ति कमजोर है तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। तो इनके इस विचार पर महात्मा गांधी सहमत नहीं हुए, और 1940 में सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में, सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में नजरबंद कर लिया गया। अपने नजरबंद मतलब क्या हुआ? अपने घर में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनको न तो किसी से मिलने देना है, न किसी से बाहर मिलने जाएंगे। बस एक आध व्यक्ति ही जो इनको खाना पीना घर में लाकर पहुंचाएगा। तो अपने घर में नजरबंद हो जाना ही नजरबंदी। और ये अपने नजरबंदी से भागने में सफल रहे, ये अपनी नजरबंदी से जो है भागने में सफल रहे। कब? आखिरकार प्रश्न आएगा ने कि भाई सुभाष चंद्र बोस कब अपनी नजरबंदी से भागने में सफल रहे? तो वह है जनवरी 1941। ये कलकत्ता से भाग गए, कार से आए, कहां? गोमो रेलवे स्टेशन पर इन्होंने कालका मेल ट्रेन पकड़ा। कहां पकड़ा? कौन ट्रेन? कालका मेल ट्रेन पकड़ा। गोमो स्टेशन से कालका मेल ट्रेन पकड़ा और अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान से होते हुए इटली पहुंचे, फिर जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में इनकी मुलाकात होती है हिटलर से। अब आइए लाला लाजपत राय के बारे में जानिए। लाला लाजपत राय गर्मपंथी दल के लीडर थे। जब इन्होंने साइमन आयोग का विरोध किया, साइमन आयोग का विरोध किया, तब इन पर लाठी चार्ज किया गया। और उस लाठी की चोट से नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही, इन्हें ही महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता से संबोधित किया। इन्हें राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता से संबोधित किया। बंबई की चौल क्या है?
जब बंबई में उद्योग की स्थापना हुई, बड़े उद्योगों का विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो बंबई में मजदूरों को रहने के लिए, मजदूरों के लिए घर बनाया गया, जो कि बहुमंजिला 3 से 5 मंजिला हुआ करता था। वो 3 से 5 मंजिला घर हुआ करता था। बस एक एक कमरा था, दोनों तरफ बरामदा था। जगह के अभाव में लोग बाहर ही भोजन बनाते थे। हर फ्लोर पर एक सार्वजनिक शौचालय होता था, जहां सभी लोग उसका प्रयोग करते थे। तो ये क्या था? बहुमंजिली इमारत थी, जो मजदूरों के निवास के लिए बनाया गया था। सरकारी कर्मचारी की इमारत नहीं हो, एक मंजिला भवन नहीं। इसका निर्माण कब से हुआ? प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि बंबई में जो चौल का निर्माण हुआ, वो चौल का निर्माण कब से होता है? तो 1890। इसकी शुरुआत होती है 1890 से 1920 ईस्वी के दरमियान इन चौल का निर्माण किया गया बंबई में मजदूरों के लिए। एल नीनो, देखिए रिपीट क्वेश्चन है। एल नीनो जो है क्या है? यह एक महासागरीय धारा है। ये क्या है? महासागर की गर्म धारा है। और इस धारा से भारत का मानसून वर्ष 2026 ऐसा माना जाता है कि एल नीनो तुलनात्मक ज्यादा गर्म हो गया। इससे जब ही ज्यादा गर्म होता है तो पेरू तट अर्थात प्रशांत महासागर, अर्थात पेरू तट मतलब क्या हो गया? वो प्रशांत महासागर उसकी हवा का मूव हो जाता है। इससे भारत का मानसून, देखो मानसून प्रवेश करने की तारीख 1 जून होता था, नहीं पहुंचा 1 जून तक, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव हो गया। एल नीनो गर्म हो गई, इससे पेरू की तट 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है। तो गर्म होने से मानसून की दिशा जो है कुछ विपरीत दिशा में भटक जाती है, जिससे भारत का मानसून प्रभावित होता है। अब बतलाया गया कि भारत का मानसून से 90% ही वर्षा होगी, 10% वर्षा कम जाएगी। तो यह प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। चिली विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ है? आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। दुनिया की प्रदूषित, अब तो गंगा कुछ साफ हुआ है, दुनिया की प्रदूषित नदी में गंगा शामिल, यमुना शामिल। अब यमुना सबसे प्रदूषित नदी में से एक हो गया है। कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। सतलज चिनाब जो है वो सिंधु की सहायक नदी में, चिनाब का पानी का प्रयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को था। सतलज का प्रयोग करना भारत के क्षेत्र में था। सतलज नदी पर बनी हुई परियोजना का नाम है भाखरा नांगल परियोजना। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण कैसे प्राप्त होता है? गांव के किसान को ऋण, ठीक है, अब गांव में बैंक खुल गई है, गांव में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा स्थापित हो गई है, लेकिन परंपरागत रूप से आज भी गांव में जो होते हैं कौन? स्थानीय साहूकार होते हैं। सहकारी एजेंसी है जिसे आप कोऑपरेटिव के नाम से, पैक्स के नाम से जानते हैं। सहकारिता के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक इत्यादि बैंक भी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 और 1980 में किया गया। तो स्थानीय साहूकार जो बड़े ही आसानी से कम फॉर्मेलिटी पर, हाँ ब्याज दर ऊंची होती है लेकिन उन्हें आसानी से सरलता से ऋण मिल जाती है। आज भी गांव के लोग साहूकार से ऋण प्राप्त करते हैं।
विद्यार्थीगण, यदि आप चाहते हैं निश्चित सफलता प्राप्त करना और बिना टेक्निकल हैंड का सफलता में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। यदि आप चाहते हैं निश्चित सफलता प्राप्त करना, अपना भविष्य और अपने राष्ट्र के बच्चे का भविष्य का निर्माण करना, तो आपके पास डीएलएड की डिग्री होना ही चाहिए। और उच्च शिक्षण संस्थान से प्राप्त है तो उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो डिग्री यदि आपके हाथ में है, टेक्निकल हैंड है, तो सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। और इस महंगाई के दौर में बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए निजी स्कूल में पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आइए सरकारी संस्थान में, सरकारी शिक्षण संस्थान में अपनी शैक्षणिक स्तर को इस प्रकार से मजबूत करें, इस प्रकार से हमारी अध्ययन हो कि जब एग्जाम में हॉल में बैठे तो सरकारी स्कूल में अपने लिए एक सीट रिजर्व कर लें। और ये रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? जब यूनिक पब्लिकेशन का बुक आपके हाथ में हो। वो बुक के माध्यम से जो नॉलेज है, और उस नॉलेज को ही ब्रीफ करने के लिए, कागर में सागर भरने के लिए यहाँ पर तमाम सुयोग्य शिक्षकों को उतारा गया है, ताकि अपनी जो पहचान है यूनिक भारत पब्लिकेशन का कि विद्यार्थी के प्रति समर्पित, वो समर्पण की भावना कल भी था और आज भी है। छत पर वर्षा का जल का संचय करते हैं, किसका? पुनर्भरण के लिए। नदी की पानी में, छत के पानी से नदी में पानी, नदी में तो पानी प्राकृतिक रूप से आती है। समुद्र के पानी को बढ़ाने के लिए, समुद्र में पानी का वो तो पेय योग्य नहीं है, तो किसको कहते हैं? भू जल। पृथ्वी के अंदर आप छत पर जो वर्षा हुई, उसे आंगन या अपने बगल में एक नाला गड्ढा खोदें, वो पानी चल जाएगा उसमें, और गड्ढा के माध्यम जमीन के अंदर जाएगा, ताकि पृथ्वी के पानी का जल स्तर इतना ऊंचा बना रहे कि आपकी नलकूप से पानी निकालने में, चापाकल से पानी निकालने में, बोरिंग से पानी निकालने में कोई कठिनाइयां नहीं हो। आपको ज्ञात है कि 2% से भी कम, 2% से भी कम जल जो है वह पीने योग्य है। आप भली भांति इससे परिचित हैं। तो नदी, तो भारत को नदियों का देश, भारत को नदियों का देश कहते हैं। भारत को नदियों का देश, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। प्रचुर मात्रा में नदी है। सागर जल जो है विश्व का 97% जल जो है वो सागर का जल है। झील तो हर जगह उपलब्ध होती नहीं है। भारत का सबसे पहले 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था एशियाई चीता। भारत में चीता था ही नहीं, चीता पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन 2022-23 के बाद भारत में चीता जो है, 8 चीता नामीबिया से, 12 चीता दक्षिण अफ्रीका से, अर्थात 20 चीता को मंगाया गया। उसके बाद यहाँ 33 बच्चे का जन्म हुआ। वर्तमान समय में देश में 53 चीता है। नामीबिया चीता मंगा करके इसको मध्य प्रदेश के कूनो उद्यान में इसे रखा गया। चीता भारत में काफी प्रचुर मात्रा में हुआ कर, लेकिन इतना ज्यादा जो है मध्यकाल में राजा ने शिकार किया कि चीता विलुप्त हो गया। और दूसरे उसके प्राकृतिक आवास को काट लिए, जंगल को काट लिए, उसे कृषि भूमि बदल दिए। क्योंकि चीता जो है वह कम झाड़ी नुमा जंगल में रहता है। वो दुनिया का सबसे तेज गति से दौड़ने वाला, अब उसको दे दोगे घना पेड़ के पास, बेचारा दौड़ेगा कैसे? वो कैसे शिकार को पकड़ेगा? तो चीता जो है सो समाप्त हो गया। और चीता को अभी मंगाया गया, विदेशों से हम चीता मंगाए, क्योंकि अफ्रीका और भारत की जलवायु में काफी कुछ समानताएं हैं। तो वो चीता को मंगाया गया ताकि चीता भारत में भी आए और भारत की जलवायु के अनुकूल उसका विकास हो सके। तो 2022 और 2023 में, है ना, हमने चीता को मंगाया। और अभी हमारे पास चली चीता फिल्म। तो ये कौन था? एशियाई अंडमान जंगली सूअर हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। रेगिस्तानी लोमड़ी भी, उसकी कोई कमी नहीं है।
सर्वोत्तम कोयला, कोयला जो होता हो, इसमें देखो एंथ्रासाइड सर्वोत्तम कोयला है, जहां 90% प्लस इसमें कार्बन का अंश पाया जाता है। नंबर 2 पर बिटुमिनस है, जहां 60 से 90% कार्बन का अंश पाया जाता है। लिग्नाइट, जहां 40% प्लस कार्बन का अंश पाया जाता है। पीट जो है 40% से कम, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पत्थर हो जाता है, एक प्रकार का पत्थर है। अब आपको एक बार क्वेश्चन याद कीजिए, क्वेश्चन पूछा था PYQ में कि लोहा को गलाने में, तो बिटुमिनस जो होता है, ये लोहा को गलाने में बिटुमिनस को प्रयोग में लाते हैं, जो द्वितीय स्तर का लोहा होता है, कोयला होता है। कोयला क्या है, कोयला वास्तव में कोयला क्या है, तो कोयला अवसादी चट्टान है। कोयला क्या है, अवसादी या परतदार, अवसादी या परतदार चट्टान के दायरे में आता है। पूर्व मध्य रेलवे, चलिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। भुवनेश्वर है पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर है पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय। गोरखपुर, गोरखपुर है उत्तर पूर्वी, गोरखपुर है उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। कलकत्ता में 2 रेलवे है, कलकत्ता में 2 रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में है, कलकत्ता में 2 रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में है, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में है। भारत में कुल 19 जो है रेलवे, 19 रेलवे मंडल है। तो हाजीपुर बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का है, हाजीपुर बिहार में। अब देखो चारों जगह जो है किसका है, सो जानकारी हो गया। टोटल कितना है वो जानकारी हो गया, है ना। केवल लाभ और लाभ प्राप्त करने का अवसर आपके पास है, लेकिन शर्त तो यही है कि जब ये लाभ तभी प्राप्त कर पाओगे जब यूनिक पब्लिकेशन का बुक आपके पास हो, और उस बुक के माध्यम से निःशुल्क देखने की सुविधा आपके पास हो। तो केवल और केवल सुरक्षित निवेश की वापसी आपको है। मानचित्र पर नीले रंग मैदान को दिखलाते हैं हरा रंग से, मैदान को हरा रंग से, जल को नीला रंग से, जल को नीला रंग से, पठार को पीला रंग से, पर्वत को भूरा रंग से। तो ही तो 4 विभाजन होती है। मानचित्र पर ही मैंने पहले भी लगता है ये क्वेश्चन PYQ पहले भी आपका था। ये क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने है। याद कीजिए, मैंने शुरू बताया था, कभी आप PYQ को केवल बनाकर जाते हो तो संभावित तौर पर 3 से 5 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो रिपीट क्वेश्चन हो। तो आपके पास 20 क्वेश्चन में 1/4 यदि रिपीट क्वेश्चन मिल जाए तो जो कितना आपकी सफलता का मार्ग आसान कर देता है। हंसुआ हथौड़ा, भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल। सपा का चुनाव चिन्ह है साइकिल। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, और भाजपा का है हंसुआ हथौड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे बोलते हैं CPI, इसका गठन हुआ 1925 में। इसका सपा, उत्तर प्रदेश की सपा जो है ये कहां की पार्टी है, तो यूपी की पार्टी। सपा, भाजपा और कांग्रेस ये दोनों जो है राष्ट्रीय पार्टी है, ये दोनों जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आरक्षण, देखो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 के आधार पर लोकसभा में SC शेड्यूल कास्ट, ST
शेड्यूल्ड ट्राइब, अर्थात यहां पर क्या हुआ, ये हो गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। लोकसभा में कुल सीट की संख्या कितनी है, लोकसभा में कुल सीट की संख्या 543 है। 543 में एससी के लिए 543 में एससी के लिए 84, 543 में एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का मेंबर होता है। अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में बोलिए, वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। पहला कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो संसद में अनुशासन और व्यवस्था, वास्तव में देखा जाए विद्यार्थीगण, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, तो लोकसभा के हेड मास्टर होते हैं। लोकसभा में लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चले उसका प्रबंध करते हैं। लोकसभा में रूटीन को तय करते हैं। तो लोकसभा के वो क्या हैं, हेड मास्टर हैं। अनुच्छेद 93 के आधार पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ये कानून पास करना काम किसका है, संसद का है। चुनाव कराना काम निर्वाचन आयोग का है ना। कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है, सरकार की आलोचना करना है, सशस्त्र विद्रोह नहीं भाग लेना। याद करो अनुच्छेद 19 का बी नंबर का पॉइंट क्या कहता है, यह कहता है शांतिपूर्ण सभा प्रदर्शन, शांतिपूर्ण सभा प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक धरना देना, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, हथियार का प्रदर्शन नहीं करना है, ताकत का प्रदर्शन नहीं करना है। सरकार बदलने के लिए तो आखिर चुनाव किस लिए कराते हो, चुनाव के माध्यम से तो सरकार बदलते हो। संविधान की आलोचना करते हैं कि ये गलती है तो उसमें बदलाव करना चाहिए। किस देश के दो विपरीत समूह के बीच युद्ध जैसा संघर्ष, अब देखो शीत युद्ध क्या है, ये तो 1945 से 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो संघर्ष चला उसे ही शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। जाति युद्ध, दो जाति के बीच गृह युद्ध, गृह युद्ध देखो कभी कुछ दिन सब पहले बांग्लादेश में हो गया था, फिर देखो श्रीलंका में इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती है। किसी देश के दो विपरीत समूह, किसी देश में, एक ही देश में, शीत युद्ध क्या है, दो देशों के बीच चल रहा था। किसी देश में दो विपरीत समूह, एक ही देश में जब संघर्ष हो जाता है, श्रीलंका में लिट्टे, अमेरिका में भी गृह युद्ध हुआ है 1860 से 64 तक, फेमस रहा है। अमेरिका का गृह युद्ध 1860 से 1864 तक। भारत में जीडीपी के क्षेत्र में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब देखो समान अवस्था में इसे हम मानते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 18%, द्वितीयक का योगदान 29% और इसका योगदान लगभग 53% होता है। अब ये प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 18%, इसमें होता है उद्योग और विनिर्माण, उद्योग प्लस विनिर्माण। ये भी खनन भी कृषि क्षेत्र में आता है। ये होता है तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा, लेकिन उसमें सब तृतीय कई होते हैं। तृतीयक में सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक, बीमा, शेयर इत्यादि भी आता है। इसलिए दिए गए विकल्प में सबसे महत्वपूर्ण होता है कृषि क्षेत्र। दिए गए विकल्प में कृषि क्षेत्र, जहां देश की आबादी का 42 से 43% लोग काम करते हैं, तो सबसे अधिक योगदान है। और कहता है सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन स्वयं लोकतंत्र की चुनौती को, कानून में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन। नौकरशाह मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नौकरशाह के दायरे में आते हैं। संस्कृति, अलग अलग लोगों की अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति होती है, तो संस्कृति इसका हिस्सा। तो कानून के माध्यम से हम लॉ इन ऑर्डर को स्थापित, लेकिन कानून तो स्वयं लोकतंत्र नहीं बनाएगा। लोकतंत्र के लिए क्या होगा? कानून लागू करने वाले। तो ये कौन होते हैं? ये कानून को लागू करने वाले होते हैं नौकरशाह। और विद्यार्थीगण, आपको ज्ञात है कि यूनिक पब्लिकेशन केवल यहीं तक आपका साथ नहीं देता है, इसके बाद भी साथ देता है कि आप पढ़े तो कितना पढ़े, कितना याद किए, उसको भी आजमाता है और बतलाता है कि आप जो है कितना अंक लाए हैं, अभी और आगे पुशअप करने की, या चलिए आप अब बेहतर अवस्था में हैं, अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखें। तो आपके पास टेस्ट देने का अवसर है। और इसके लिए करना क्या होता है? बस एक सिंपल सा तो है, प्ले स्टोर से जाकर के एक ऐप को, यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, और फिर भी दिक्कत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर से जुड़िए और अपने आप को इस पद के लिए, इस एडमिशन के लिए सर्वथा योग्य बनाइए। विद्यार्थी आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः नए सेशन के साथ, नए प्रश्नों का पिटारा लेकर, नए PYQ को लेकर फिर से आएंगे और प्रश्न को हल करेंगे। आज क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।